तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो आज एग्जाम था 2 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ गए हैं। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना केवल पुलिस ऑपरेटर बल्कि एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस हम इसी तरह से करवाने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, 500 यूपी करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है 7052547003। इस नंबर पर आपको हाई यूपी करंट अफेयर करके सेंड कर देना है, ठीक है। और उस पर 20 रुपये का पेमेंट कर देना है। तुरंत आपको यूपी करंट अफेयर की जो 500 करंट अफेयर की लेटेस्ट पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। एक भी करंट अफेयर का प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। तो इस व्हाट्सएप पर आपको हाई लिख करके सेंड कर देना है, ठीक है। साथ ही साथ में ये जो वीडियो है वो स्पेशली यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होकर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं और यह बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, यही प्रश्न रिपीट होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले हम जीके जीएस और यूपी जीके से शुरुआत करेंगे। साइंस के प्रश्न भी इसमें होंगे, उसके बाद हम मैथ के बारे में भी बताएंगे और रीजनिंग के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। यह एक अप्रत्यक्ष कर सिस्टम है, याद रखना। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि जीएसटी कैसा टैक्स है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हो गया था। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में कई अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, जैसे आपका वैट हो गया, सेवा कर हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया। अब इन सबकी जगह पर एक ही टैक्स लगाया जाएगा और वो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यूपी जीके से एकमात्र यही प्रश्न आपका पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये बिल्कुल करंट अफेयर है। 24 जनवरी 2024 को अभी हाल ही में यूपी का आपका स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। देखिए, 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस आदेश 1950 पारित किया था, जिसके अनुसार यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, यह भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि यूपी का पुराना नाम क्या था, तो यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से निकलता है? आपका ये बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है। जीके जीएस में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं और साइंस में भी फिजिक्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक आध दो प्रश्न आपसे बायोलॉजी के भी पूछ ले रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिजिक्स के भी काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिले हैं, उनको भी आपको देख लेना है। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो भाई अग्नाशय से, पैनक्रियास से मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है, यहीं से इंसुलिन निकलता है। देखिए, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, बीटा कोशिकाओं से यह स्रावित होता है। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं और वहीं से ये जो है इंसुलिन आपका स्रावित होता है। यह एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। कई बार पूछा जाएगा कि इंसुलिन कैसा हार्मोन है, तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी संरचना अमीनो अम्ल के समान होती है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी से काफ़ी सारे प्रश्न लोगों को याद रहे हैं, तो हिंदी के काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। आइए देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके कांस्टेबल में बिल्कुल एज इट इज रिपीट होने वाले हैं। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह प्रश्न 2 बार अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। आइए देख लेते हैं कुछ जानकारी। तो चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखिए, आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए और कब मिला था। तो चिदम्बरा नामक कृति के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया, ठीक है। तो जो साहित्य अकादमी अपन से पूछा है वह इनको 1960 में मिला था। कौन सी कृति के लिए? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको यह
मतलब कि ये पुरस्कार दिया गया था 1960 में। लेकिन 1968 का ज्ञानपीठ आपको ज़रूर याद रखना है, आगे आपसे एग्ज़ाम में यह ज़रूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना निहार कब प्रकाशित की गई थी? एग्ज़ैक्ट आपसे सन पूछा है, तो सन 1930 में इसको प्रकाशित किया गया था। महादेवी वर्मा की जो रचना है जिसका नाम है निहार। आइए देख लेते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी। तो निहार महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह है, ठीक है? यह पहला कविता संग्रह है। इसका प्रथम संस्करण सन 1930 में गांधी हिंदी पुस्तक भंडार प्रयाग के द्वारा प्रकाशित हुआ था, ठीक है? 1930 में यह प्रकाशित हुआ था, यही डेट आपसे पूछी गई है। इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी, ठीक है? तो इसकी भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या उपाध्याय हरिऔध के द्वारा इसको लिखा गया था। अब इनकी दो और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आगे आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहली है 1932 में जो रश्मि लिखी गई थी, ये रश्मि रचना भी इन्हीं की है। और 1934 में नीरजा लिखी गई थी। तो ये भी इन दोनों रचनाओं का डेट आपको याद रखना है। जैसे आज आपसे पूछ लिया है पहली वाली, तो ये आपसे 1932 की रश्मि पूछ सकते हैं और 1934 की नीरजा भी आपसे आगे पूछी जा सकती है। ये निहार, रश्मि और नीरजा तीनों जो रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा की फेमस रचनाएं हैं, ठीक है? ये आगे आपसे पूछी जाएंगी। अगला प्रश्न आपका फिजिक्स से है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। चलिए कुछ जानकारी आपको कोणीय वेग के बारे में बता देते हैं। देखिए सबसे पहले कोण की जो एसआई इकाई होती है वह होती है रेडियन, ठीक है? कोण की एसआई इकाई रेडियन होती है। रेडियन को उस कोण के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए त्रिज्या चाप की लंबाई के बराबर होती है। इसके लिए हम मतलब रेडियन को परिभाषित करते हैं। कोणीय वेग समय के साथ कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर है। लेकिन जो कोणीय वेग होता है वो क्या है? तो समय के साथ कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। अतः इसका एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है? रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तमस, यह किसकी रचना है? तो तमस जो रचना है वो भीष्म साहनी की बहुत ही फेमस रचना है, भीष्म साहनी, ठीक है? आपका आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचना है तमस। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो तमस भीष्म साहनी की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। वे इस उपन्यास से साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुए थे। तमस को 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी, हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए कि भीष्म साहनी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो तमस के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1985 में दिया गया था। यह आपको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे एक शुद्ध वर्तनी पूछी थी कि तृतीया की शुद्ध वर्तनी क्या होती है और ऐसे दिया हुआ था। तो ये आपकी गलत हो जाएगी। तृतीया की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखा जाता है तृतीया को, ठीक है? तृतीया को ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न पूछा था चतुर का विलोम क्या होगा? तो चतुर का विलोम क्या होता है? चतुर का विलोम मूर्ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल 9 स्थायी भाव हिंदी में होते हैं। वैसे तो 10 होते हैं, 10वां कौन सा है वो भी बता देते हैं। देखिए स्थायी भाव 9 माने गए हैं किंतु वात्सल्य नाम का 10वां स्थायी भाव भी स्वीकार किया जाता है। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है आपसे पूछे कि 10वां स्थायी भाव कौन सा है? तो वात्सल को 10वें स्थायी भाव के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है विदूषक का स्त्रीलिंग क्या होगा? यह आपसे पूछा था। तो विदूषक का स्त्रीलिंग ये आपका विदुषी हो जाएगा। विदूषक एक पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से साइंस का है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है? तो अगर कोई भी वस्तु है उसे आप अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है। यानी अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वह वस्तु 10 किलोग्राम की हो जाती है, ठीक है? देखिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। याद रखना 1/6 गुना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कला और बूढ़ा चांद, देखिए 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए मतलब ये रचना किसकी है? कला और बूढ़ा चांद, तो यह रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। देखिए कला और बूढ़ा चांद सुविख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति है। इसमें उनकी 1958 में लिखी गई कविताएं हैं। 1958 में जितनी कविताएं लिखी थी उन सभी कविताओं का संग्रह कला और बूढ़ा चांद में देखने को मिलता है। यह सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना है। जैसा कि हमने आपको बताया है यूपी करंट अफेयर जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है तो हमने 500 करंट अफेयर जो है अच्छी अच्छी मैगजीन से वो 500 करंट अफेयर चुनी हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। इससे बाहर एक भी प्रश्न करंट अफेयर का नहीं जाने वाला है, जिसकी पीडीएफ आपको ऊपर दिए गए व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध है। मात्र 20 रुपये का पेमेंट करके आपको वह पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। आपको मैसेज करना है यूपी करंट अफेयर
और हम तुरंत आपको जो है फ़ोनपे नंबर देंगे, उस पर ₹20 का पेमेंट मात्र करके आप वो 500 यूपी करंट अफ़ेयर के प्रश्न और यूपी जीके के प्रश्न एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार रिवाइज़ करके जाइएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है, सारे के सारे करंट अफ़ेयर के प्रश्न उसी पीडीएफ से फँस जाएँगे। अगला प्रश्न है, फलस्क जो है वो किसकी इकाई होती है? मतलब फलस्क की इकाई क्या होती है? फलस्क की चुंबकीय फलस्क की क्या इकाई होती है? बेसिकली यह प्रश्न आया था, थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है। चुंबकीय फलस्क की या क्या इकाई होती है? तो वेबर जो है वो चुंबकीय फलस्क की इकाई होती है। देखिए, चुंबकीय फलस्क का एसआई मात्रक वेबर होता है, जिसे डब्ल्यूबी से हम दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न कल भी पूछा था, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। अब चलते हैं मैथ की ओर कि आज मैथ में क्या-क्या पूछा गया है। मैथ और रीजनिंग काफ़ी सरल आ रहा है। अगर आप मैथ रीजनिंग पर कमांड कर लेंगे, तो आपका काफ़ी अच्छे अंक आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा था एसआई और सीआई का अंतर देकर के मूलधन पूछा गया था। 2 वर्ष इसमें समय दिया गया था, तो वही पी आर स्क्वायर पर 100 स्क्वायर का फ़ॉर्मूला लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न आपका समलम चतुर्भुज से पूछा गया था। एपी से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था, अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है वहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। चाल और दूरी से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। 2 से 3 प्रश्न आपके बॉड मास से देखने को मिले हैं। सिंपल लेवल के प्रश्न आपके बॉड मास से थे और उसके बाद में पाई चार्ट से भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। ग्राफ और पाई चार्ट से प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपके पाई चार्ट के हैं और 2 प्रश्न आपके ग्राफ से पूछे गए हैं। तो ये दोनों आपको अच्छे से करके जाना है। ये जो मेन टॉपिक है जहाँ से आपके प्रश्न आ रहे हैं वो हमने आपको बता दिया। हालाँकि एक-एक प्रश्न आपका प्रॉफिट लॉस से भी पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से 1 प्रश्न पूछा था, ठीक है? एवरेज से भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, एवरेज यानी औसत से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो लार्ज टॉपिक थे वो हमने आपको बता दिए। ये आपके मैथ में इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक आपका गोला वाला प्रश्न भी आया था एडवांस से, वो भी आपको देख कर के जाना है जो 3D होता है, ठीक है? रीजनिंग की बात करते हैं तो डाइस के 2 प्रश्न आए थे जिनमें वाटर इमेज पूछी थी। डाइस की वाटर इमेज आपसे पूछी गई थी कि इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? वाटर इमेज नीचे बनती है और मिरर इमेज सामने बनती है, ठीक है? 2 प्रश्न आपके सीरीज के पूछे गए थे। गणितीय संक्रियाओं से मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वहाँ से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा था 5 लोगों को दक्षिण की ओर मुख करके बिठाया है। फिर इसमें पूछा गया था कि बताइए बाएँ ओर से तीसरे के दाएँ में दूसरा कौन-सा है? ऐसा प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आज आपके पूछे गए हैं। आज आपके जो एग्ज़ाम था यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, तो वीडियो कैसी लगी भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लेना और सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम एनालिसिस हम तुरंत अभी थोड़ी देर में ही लेकर के आने वाले हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत भेज दीजिएगा। जैसे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, जितने भी प्रश्न आपको याद रहें आप इस नंबर पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। नंबर है 7052547003 और इसी नंबर पर आप यूपी करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। जल्द ही मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।